बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये वाला टॉपिक जो है ये प्रीवियस वीक मैंने आप लोगों को पीपीटी सेंड की थी, तो इसका उसी लेक्चर की वीडियो रिकॉर्ड है ताकि आप लोगों को काफ़ी समझ आ जाए। वैसे ये लेक्चर प्रीवियस वीक का है, इसी वीक का नहीं है। इसी वीक के लेक्चर में साथ ही साथ अपलोड करता जाऊँगा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनेस्थीसिया की बेसिक के बारे में, ताकि आप लोग का अंदाज़ा हो सके कि आज आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करेंगे, डिफरेंट प्रोसीजर्स के नाम लेंगे, ताकि आप लोगों को फिर अंदाज़ा हो कि ये क्या चीज़ है। तो आज के हमारा टॉपिक है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और दूसरे को हम कहते हैं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द माउथ एंड नोज टिल द लंग्स, तो इसी हिस्से को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो इसी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, अपर एंड लोअर। तो आज के टॉपिक में हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है माउथ। माउथ को हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक कैविटी की तरह है, एक शगाफ की तरह है, तो इसलिए हम इसको ओरल और बकल कैविटी कहते हैं। इट इज़ एन ऑरिफिस फॉर एंट्रेंस ऑफ फूड एंड एयर। ये फूड और एयर का कंबाइन पाथवे है, इसको हम शेयर्ड पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम फूड भी लेते हैं और एयर भी लेते हैं। शेप इसका ओवल शेप है इनसाइड द स्कल। स्कल रीजन में ओवल शेप मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास स्कल है तो स्कल के अंदर एक शगाफ, एक ऑरिफिस मौजूद है विच इज़ ओवल शेप, इस तरह होता है। सेकेंडरी एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बता दिया कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द नोज एंड माउथ, तो ये उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, नोज़ और माउथ। लेकिन एक्सटर्नल ओपनिंग्स दो किस्म के हैं, एक हमारे पास प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारे पास नोज़ है, सेकेंडरी हमारे पास माउथ है, या इसको हम एक्सेसरी भी कहते हैं कि दिस इज़ द एक्सेसरी एयरवे, एक्सेसरी ब्रीथिंग ऑर्गन, या सप्लीमेंट और रिप्लेस नेजल फंक्शन व्हेन नीडेड। फॉर एग्जांपल, कोई हेवी एक्सरसाइज करता है या नेजल में कोई पॉलिप्स आया है, कोई डैमेज आया है, कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी नोज़ में मौजूद है, तो वहाँ पर फिर एयर की एंट्री कम होती है, तो उसी दौरान फिर वो बंदा एयर जो है वो माउथ के थ्रू लेते हैं, तो इसलिए इसको हम एक्सेसरी या सेकेंडरी ऑर्गन भी कहते हैं। अच्छा, माउथ स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द लिप्स और पोस्टीरियर साइड पे ये एक्सटेंड होते हैं एंड टू द एस्थमस ऑफ द पॉसेस। यहाँ पर डायग्राम में आप लोगों को पॉसेस नज़र आते हैं जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से लेकर इस लिप्स रीजन से लेकर पॉसेस तक इसका डिस्टेंस है। एस्थमस ऑफ द पॉसेस का मतलब क्या है कि जहाँ पर पॉसेस जो है लेफ्ट और राइट पॉसेस एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। इस कैविटी को, इस पूरी कैविटी जो हमारे पास मौजूद है, इसको हमने दो रीजन में डिवाइड किया है। पहला है हमारे पास वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज अ स्लिट लाइक कैविटी बिटवीन द cheek or lips and जिंजाइवे और टीथ। जो लिप्स से लेकर जंजाइवा तक के दरमियान जो स्पेस होता है, जंजाइवा कहते हैं गम्स को, मसूड़ों को, तो लिप्स और मसूड़ों या टीथ के दरमियान जो एरिया है दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। या चीक्स और टीथ्स के दरमियान अगर हम लेटरल साइड पे ले लें तो हमारे जो चीक्स हैं इंटरनली वही चीक्स से लेकर टीथ के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड
वेस्टिब्यूल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये हमारे पास ओरल कैविटी है और ये है आपके साथ लेप्स। सपोज ये क्या है, लेप्स है और ये लेटरल साइड पे चीक्स हैं। यहाँ पर हमारे पास गम्स हैं जिसमें टीथ मौजूद हैं। ये ठीक हो गया। तो ये जो दरमियान में स्पेस आप लोगों को ब्लैकिश नज़र आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ये वाला स्पेस जो मैंने येलो मार्क किया है, दिस स्पेस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और टीथ की बिहाइंड साइड पे जो एरिया है जिसमें टंग प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। ये वाला एरिया जो है ये, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी, जो कि टीथ और फासिस के दरमियान है। अब अगर हम इसके रिलेशंस को देख लें तो छत जो उसका रूफ है, दैट इज़ मेड ऑफ हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। पिछले डायग्राम की तरफ अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इनिशियल पोर्शन होता है, दिस पोर्शन, दिस इज़ हार्ड, तो इसको हम हार्ड प्लेट कहते हैं और इसकी पोस्टीरियरली जो प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट प्लेट। तो छत इसका दो चीज़ों से बना है, हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट। और इसका जो फ्लोर है, जो नीचे फर्श है, दैट इज़ मेड ऑफ डॉर्सम ऑफ द टंग, टंग का अपर वाला हिस्सा है, तो इसको फ्लोर बनाते हैं। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द गम म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर आप अपने टंग को ऊपर कर लें, अपने जहाँ पर ये रेस्ट करता है उससे थोड़ा ऊपर करें तो आपको म्यूकस मेम्ब्रेन नज़र आएगा जो कि गम्स को फ्लोर के साथ अटैच करते हैं। दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द गम म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये दो चीज़ें हमारे पास इसकी रूफ बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं यानी फर्श। जबकि पोस्टीरियर साइड पे पीछे की तरफ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ओरोफेरेंजियल एस्थमस, या इसको हम फासिस कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी रिलेशन है कि छत किस चीज़ से बना है, फ्लोर किस चीज़ से बना है और पोस्टीरियर साइड पे क्या है। अब इसकी इनॉटमी की तरफ हम आते हैं। तो इनॉटमी में आप लोगों को पता भी है कि दो लिप्स हैं, अपर एंड लोअर। इसकी पीछे एक स्पेस है जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। फिर इसके पास गम्स या जिंजाइवा होता है जिसमें टीथ मौजूद होते हैं। हमारे पास टोटल टीथ जो है दैट इज़ 32, 16 इन अपर एंड 16 इन लोअर। अब 16 लोअर या 16 अपर को की दो साइड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। यहाँ पर मैं अगर इसको डिवाइड कर लूँ 2 में तो ये हमारे पास क्या होगा, आसानी होगी। तो अगर हम एक साइड को ले लें, इस साइड को सपोज, तो इसमें जो पहला दो दांत आप लोगों को नज़र आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंसाइजर। इसके बाद हमारे पास एक आते हैं, दैट वन जो मैंने मार्क किया है, दैट इज़ कैनाइन। और इसके बाद दो जो हैं जो मैं क्रॉस किया, दीज टू टीथ आर कॉल्ड प्रीमोलर और बाइकस्पेट। ठीक हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, दो इंसाइजर, एक कैनाइन और दो बाइकस्पेट या प्रीमोलर, तो टोटल 5 हो गए। बाकी 3 रह जाते हैं, दिस, इसको हम कहते हैं मोलर्स। तो टोटल एक साइड पे हमारे पास 8 हो गए, 8 इस साइड पे और 8 इस साइड पे, सो इट बिकम 16। तो 16 लोअर में और 16 अपर में। यहाँ पर मैं हमारे पास इंसाइजर एक साइड पे हैं 2, ठीक है, तो एक लेफ्ट साइड राइट साइड 4 हो गई, और इसी तरह ऊपर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ, तो टोटल हमारे पास 8 है। फिर आते हैं कैनाइन,
जो कि 1 है मल्टीप्लाइड बाय 4। फिर आते हैं प्रीमोलर, ठीक हो गया। प्रीमोलर हमारे पास 2 हैं मल्टीप्लाइड बाय 4 ऐड हो गई। और मोलर जो है ये आपके साथ 3 हैं मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 12। तो 12 और 8 20, 20 और 4 24 और 8 तो टोटल आपके साथ हो गई 32 टीथ्स। अब कैविटी में के अंदर क्या है, कैविटी के अंदर टंग है, टंग आप लोगों ने पढ़ी है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, रूफ जो है वो बना है सॉफ्ट एंड हार्ड प्लेट से, और पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास एस्थमस है, और एक फोल्ड यहाँ पर आप लोगों को नज़र आते हैं जो कि हैंगिंग है, दैट इज कॉल्ड यूव्यूला। अब इसके पार्ट्स की तरफ आते हैं। इसमें एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं पेपिला। पेपिला कहाँ पर है, जहाँ पर पेरोटिड ग्लैंड्स के डक्ट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पेपिला। पेरोटिड ग्लैंड इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो उसकी जो डक्ट है वो एक्सटीरियरली ओपन होगा, तो उस ओपनिंग को हम कहते हैं पेपिला। ऑन द चीक अपोजिट टू द अपर सेकंड प्रीमोलर, अपर जा में जो सेकंड प्रीमोलर होता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि वहाँ पर 3 मोलर्स हैं हर साइड पे, तो जो सेकंड प्रीमोलर है इसकी अपोजिट साइड पे चीक है, उस चीक में ये मौजूद होते हैं कि इंटीरियर साइड पे। फिर आते हैं मिडलाइन प्रीनोलम। मिडलाइन प्रीनोलम जो है जिस तरह डायग्राम में आप लोगों को नजर आते हैं, दिस इज अंडर द टंग। टंग की जो इंटीरियर साइड है जो कि रेस्ट करते हैं ऑन द मैंडिबल, तो वहाँ पर ये मौजूद होता है। इसमें भी 2 पेपिले हैं, 2 पेपिले है, एक है सब मैंडिबुलर डक्ट की, और दूसरे टाइप की जो है वो सबलिंगुअल डक्ट की है। वो मेनी है लेकिन हम इसको एज ए यूनिट सिंगल कंसिडर करते हैं। तो एक सबमैंडिबुलर पेपिला और एक सबलिंगुअल डक्ट की पेपिला, तो ये 2 किस्म की ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसकी ओपनिंग है जिसको हम पेपिले कहते हैं, और ये प्रिनोलम में मौजूद हैं। इसके बाद जो हमने सॉफ्ट और हार्ड प्लेट की बात की, तो सॉफ्ट प्लेट इज अ सस्पेंडेड कर्टन, एक सस्पेंडेड पर्दे की तरह है, कर्टन कहते हैं पर्दे को, फ्रॉम द हार्ड प्लेट विद द मिड लाइन यूविला। जिस तरह मैंने पिछले डायग्राम में आप लोगों को दिखाया कि इसी तरह की रूप होता है इसका, तो इसका इंटीरियर पोर्शन दैट इज़ द हार्ड प्लेट, और पोस्टीरियर जो है ये इसकी कंटिन्यूएशन है, एक पर्दा है जो को हम सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। और ये सॉफ्ट प्लेट जो है मिड में एक इससे एक हैंगिंग एपिन्यूरोसिस है, मसल है जिसको हम कहते हैं यूवेला, ठीक है, तो इसको हम यूवेला कहते हैं। यूवेला इज अ पेब्रस पेलोटाइन एपिन्यूरोसिस फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ द सॉफ्ट प्लेट, ठीक है। फिर हार्ड प्लेट है, तो हार्ड प्लेट इज क्रिएटेड बाय द मैक्सेला, द पेलोटाइन प्रोसेस इंटीरियरली एंड पेलोटाइन बोन पोस्टीरियरली। इंटीरियर साइड पे ये कंटिन्यूएशन ऑफ द मैक्सेला है, और पोस्टीरियर साइड पे ये पेलोटाइन बोन से बने हैं जो कि 2 इन नंबर है। फिर हम इस्थमस की तरफ आते हैं, जो कि ओरोपेरेंजियल इस्थमस हमने बात की, तो दैट इज बाउंडेड बाय द सॉफ्ट प्लेट अबाव, ऊपर इसकी क्या है, सॉफ्ट प्लेट है, और इसमें 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर साइड पे हमारे पास है पेलेटोग्लोसल फोल्ड, ठीक हो गया। मिडिल पे है पेलेटाइन टॉन्सल, और इन पोस्टीरियर पे है पेलेटोपेरेंजियल फोल्ड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिड सबसे ऊपर जो है पेलेटोग्लोसल है, फोल्ड है ये वाला, दिस वन, सॉरी
इंटीरियर भी, फिर मिडल में जो येल्विश नज़र आते हैं दैट इज़ द टॉन्सिल, और इसके बाद जो पोस्टीरियर साइड पे आते हैं दैट इज़ द पैलेटोफेरेंजियल आर्च या पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड। अब ब्लड सप्लाई जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेस्टिब्यूल एरिया को सप्लाई करती है फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर लेबियल ब्रांचेस, जो कि अपर और लोअर वेस्टिब्यूल को, सुपीरियर अपर को सप्लाई करेगा और इंफीरियर लोअर को सप्लाई करेगा। टीथ को सप्लाई करते हैं मैक्सिलरी आर्टरी वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर एल्वियुलर ब्रांच, अगेन अपर को सुपीरियर, लोअर को इंफीरियर। टंग को सप्लाई करते हैं, दो किस्म की सप्लाई उससे होती है। एक हमारे पास लिंगुअल आर्टरी जो कि आर्टियल सप्लाई है, जबकि वेनस ड्रेनेज होता है थ्रू द लिंगुअल वेन, और ये लिंगुअल वेन्स आपस में मिलकर जाते हैं, ड्रेन होते हैं इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। और जो प्लेट है सॉफ्ट एंड हार्ड प्लेट, इसको मिक्स सप्लाई है फ्रॉम द फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। तो प्लेट को तीन आर्टरी सप्लाई करते हैं, टंग को लिंगुअल, टीथ को मैक्सिलरी और वेस्टिब्यूल को फेशियल आर्टरी सप्लाई करते हैं। अब नर्व सप्लाई की तरफ आते हैं। तो वेस्टिब्यूल को सब सेंसरी सप्लाई होते हैं फ्रॉम द ट्राइजेमिनल नर्व, क्योंकि हर एरिया है उसमें दो किस्म की सप्लाई होगी, एक सेंसरी होगी, एक मोटर होगी। तो वेस्टिब्यूल को सेंसरी सप्लाई होता है फ्रॉम द ट्राइजेमिनल नर्व ब्रांचेस, जिसको V2 या V3 हम कहते हैं, यानी ब्रांच V का मतलब है 5, ट्राइजेमिनल नर्व का नंबर 5 है ना क्रेनियल नर्व में, तो 2 का मतलब है कि ब्रांच नंबर 2 एंड ब्रांच नंबर 3। और मोटर सप्लाई जो है वो होते हैं फ्रॉम द फेशियल नर्व जो कि नंबर 7 है। टंग में हमारे पास दो किस्म की क्वालिटी है, एक इसकी मोबिलिटी है, दूसरा उसकी सेंसेशन ऑफ द टेस्ट है। तो टेस्ट सेंसेशन, ये नाम से जाहिर है टेस्ट सेंसेशन, तो सेंसरी सप्लाई होगी। तो इसकी जो इंटीरियर 2 थर्ड पार्ट हैं वो फेशियल नर्व से होते हैं, और पोस्टीरियर जो है वो 1/3 जो है वो ग्लासोफेरेंजियल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टंग है, तो अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर ले तो इंटीरियर 2/3 जो है दैट इज सप्लाई बाय द फेशियल नर्व नंबर 7 जो हमारे पास है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज सप्लाइड बाय द नंबर 9 ग्लासोफेरेंजियल। और मोटर सप्लाई हाइपोग्लोसल नर्व नंबर 12 से होते हैं। प्लेट को सेंसरी और मोटर दोनों सप्लाई मिक्स नर्व के थ्रू होती है, दैट इज द ट्राइजेमिनल नर्व ब्रांच नंबर 2। और टेस्ट के लिए जो सप्लाई होती है वो अगेन हमारे पास फेशियल नर्व से होते हैं, क्योंकि प्लेट जो है दोनों प्लेट्स ये भी सेंसेशन ऑफ टेस्ट करते हैं, इसमें भी बर्ड्स होते हैं, सेंसेशन ऑफ टेस्ट ये कर सकते हैं। अब हमने ये एनाटॉमी क्यों पढ़ी, ओरल एनाटॉमी, एनेस्थीसिया में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारे पास, मैंने आप लोगों को इनिशियल क्लास में बताया था कि जब हम पेशेंट को एनेस्थेटाइज करके मसल रिलैक्सेंट देते हैं तो वो खुद सांस नहीं ले सकते, हम इसको एक आर्टिफिशियल एयरवे डिवाइस इंसर्ट करते हैं जो कि उसको वेंटिलेट करेंगे, उसको हम कहते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब, जो कि आप लोगों को नज़र आते हैं, दिस इज़ द एंडोट्रैकियल ट्यूब। लेकिन एंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए हमें ट्रेकिया को विजुअलाइज करना होगा, और ट्रेकिया विजुअलाइज होगा थ्रू अ डिवाइस विच इज़ कॉल्ड लेरिंगोस्कोप। तो जब हम लेरिंगोस्कोप को इंसर्ट करते हैं या हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो उसी दौरान हमसे इंजरी हो सकती है सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि वहाँ पर पेपिले हैं,
वेस्टिब्यूल को भी हम ज़ख्मी कर सकते हैं, प्लेट्स को भी हम ज़ख्मी कर सकते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स को भी हम ज़ख्मी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को एनाटॉमी का पता हो कि यहाँ पर सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स भी हैं, कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, तो आप लोग फिर इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास इंजरी होती है दैट इज़ द अपर इंसाइजर एक्सीजन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब पेशेंट लाइंग पोजीशन में होता है तो उसका अपर पार्ट जो है, अपर जा जो है वो नीचे की तरफ आते हैं ये। तो जब आप लेरिंगोस्कोप को इंसर्ट करते हैं और ट्रेकिया को विजुअलाइज करते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर फोर्स ज़्यादा हुआ, अगर आपने रेस्ट जॉइंट की मूवमेंट की, तो ये उसका जो टिप है ये अपर इंसाइजर के साथ टच हो जाएगा और ज़्यादा फोर्स की वजह से ये अपर इंसाइजर निकल भी सकते हैं या टूट भी सकते हैं। तो दैट इज़ अ क्राइम, आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। हमेशा याद रखें कि जब आप लेरिंगोस्कोपी करते हैं तो आप रेस्ट जॉइंट को मूवमेंट नहीं देंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ट्रेकिया आप लोगों को नहीं नज़र आता, तो आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि उस स्ट्रक्चर को ऊपर करके ट्रेकिया को विजुअलाइज करें। तो रेस्ट जॉइंट जो है इसको मोमेंट कभी भी प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। अगर आपने इसको मोमेंट प्रोवाइड की तो लेरिंगोस्कोप डायरेक्टली आकर अपर इंसाइज के साथ अटैच हो जाएंगी और ज़्यादा फोर्स होने की वजह से वो टूट जाते हैं। हमेशा याद रखें रेस्ट जॉइंट को नहीं यूज़ करना, ठीक है। अगर आपको फोर्स लगाना है विजुअलाइजेशन के लिए तो आप पूरा आर्म जो है उसके ऊपर फोर्स लगाएं। पूरा आर्म की वजह से जो लेरिंगोस्कोप का ब्लेड की टिप है वो एज ए लीवर नहीं यूज़ होगा, बल्कि वो टोटली ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपके यहाँ पर इंसाइजर जो है वो बच जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि ड्यूरिंग द लेरिंगोस्कोपी एंड इंट्यूबेशन आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसी में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप बुक को भी देख सकते हैं, जो आप लोगों की रिकमेंडेड बुक है, या आप स्नेल एनाटॉमी को भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।